अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। मोहब्बत का असेब। ये मेरे बहनोई की कहानी है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम आबिद है, वालिद साहब सरकारी मुलाज़िम थे। मैं तमाम भाइयों में सबसे बड़ा था। मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई है। हमारा 5 अफराद पर मुश्तमिल घराना एक गाँव में रहता था। वालिद साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेता था। मेरी भी आरज़ू थी कि ज़िंदगी में कामयाब होकर अपने वालिदैन और बहन भाइयों का सहारा बनूं। मैंने मिडिल में वजीफ़ा और मैट्रिक में आला नंबर हासिल किए। वालिद साहब मुझसे बहुत खुश थे। इनकी आमदनी कम थी, फिर भी उन्होंने मुझे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। शहर में हमारे बहुत से रिश्तेदार भी रहते थे। मैं अक्सर इनके यहाँ ठहरता और हफ्ते या महीने बाद घर जाता था। मैं ज़्यादातर अपने मामू के यहाँ रहता था। इनका एक बेटा था जो 9वीं जमात में पढ़ता था। गर्मियों के दिन थे। एक रोज़ मैं अपने कज़न के साथ इनके घर की छत पर गया। ये दोपहर का वक्त था जब मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपनी छत से कपड़े उतारने आई थी। मैं इसे देखता ही रह गया। ऐसा लगता था जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। वो बेहद खूबसूरत थी, जैसे आसमान से कोई हूर उतर आई हो। कपड़े लेकर वो चली गई और मैं वहीं मबहूत खड़ा रह गया। मैंने अपने कज़न से इसके बारे में पूछा तो वो हैरान हुआ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आखिरकार शाम हो गई। मैं छत पर बैठा इसके दोबारा लौटने का इंतज़ार करता रहा, मगर रात का अंधेरा फैल गया और वो ना आई। मेरा कज़न मुझे ज़बरदस्ती नीचे ले गया। सारी रात मैं इसके ख़्यालों में खोया रहा और ठीक से सो भी ना सका। सुबह हुई तो मैं दोबारा दोपहर का इंतज़ार करने लगा। छत पर गया तो वो वहाँ ना थी। यूं ही बेचैनी में 10-12 दिन गुजर गए, लेकिन मैं इस परिवेश का चेहरा दोबारा ना देख सका। अब मैं किसी की बातों में दिलचस्पी न लेता था और बुझा बुझा सा रहने लगा। मुमानी जान और घर के दूसरे लोग पूछते तो मैं टाल देता। मर्ज अंदर ही अंदर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया। तभी मुमानी ने ये कहकर मुझे वापस गांव भेज दिया कि इस पर किसी जिन भूत या असेब का साया है। गांव आकर भी मेरा दिल ना लगा। वाकई मुझ पर जैसे इश्क का असेब सवार हो गया था। यहाँ तो बेकरारी और बढ़ गई। माँ ने मुझे देखते ही जान लिया कि दिल को कोई रोग लग चुका है। तभी उन्होंने गांव के मौलवी साहब को बुलवा कर कहा कि इस पर कुछ दम दरूद करें। शायद मेरे लाल पर किसी का साया हो गया है। अल्लाह के कलाम की बरकत से यकीनन ये अच्छा हो जाएगा। झाड़ फूंक और दम दरूद होता रहा, लेकिन ये कोई असेब न था कि मैं ठीक हो जाता। ये तो असेब से बढ़कर कोई बला थी। जब दिल की घुटन बहुत बढ़ गई तो मैं दोबारा शहर भाग आया। सर्दियों का मौसम था। एक रोज़ जुमे के दिन मैं अपने कज़न के साथ पतंग उड़ाने छत पर गया। पड़ोस में इस लड़की के घर वाले धूप में बैठे हुए थे। मैं बहुत खुश हुआ कि दोबारा इस हसीना का दीदार हुआ। आज फिर मैंने अपने कज़न से इसके बारे में पूछा तो इसने बताया कि ये लोग यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। इसके वालिद की बाजार में कपड़े की दुकान है। ये लड़की सबसे बड़ी है। इससे छोटी 2 बहनें और एक भाई है, और इसका नाम साइमा है। वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। ये सब जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं अपने कॉलेज जाने की बजाय इसके कॉलेज के चक्कर काटने लगा और दिन ब दिन इसके करीब और पढ़ाई से दूर होता गया। एक दिन मैं और घर वाले बैठे बातें कर रहे थे कि साइमा और इसकी अम्मी हमारे घर आ गईं। मैं घबरा गया कि शायद मेरी शिकायत लेकर आई हैं। मैं मारे खौफ के कांपने लगा और सर्दी में भी पसीने से नहा गया, क्योंकि मैं रोज़ गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगाता था। मेरे हवास इस वक्त बहाल हुए जब साइमा की अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे पास इंग्लिश के नोट्स हैं? मेरी समझ में कुछ ना आया जब उन्होंने दोबारा कहा, अरे बेटा सुन रहे हो, साइमा को नोट्स चाहिए, मेहरबानी करके चंद दिनों के लिए दे दो। तब मैंने फ़ौरन नोट्स लाकर दे दिए। यूँ नोट्स की वजह से हमारा राब्ता कायम हो गया। फर्स्ट ईयर में हम दोनों पास हो गए। अब सेकंड ईयर की तैयारी करनी थी, लेकिन मैं पढ़ाई पर कम और साइमा पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पर्चों के ज़रिए पैगाम रसानी का सिलसिला भी चल निकला, जिसका इल्म सिर्फ मेरे कज़न को था, जो हमारा कासिद बना हुआ था। दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए। सालाना इम्तिहान सर पर आ गए, लेकिन मेरी तैयारी न थी। जब रिज़ल्ट आया तो मैं फ़ेल हो गया। वो भी चंद मज़ामीन में रह गई थी। हमारी मोहब्बत का इल्म कज़न के अलावा मुमानी जान को भी हो चुका था। मैंने इन्हें कसम दी थी कि मेरे वालिदैन को पता ना चले, वरना वो मुझे गाँव में कैद कर देंगे।
जब मैं इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हुआ तो वालिद साहब को बहुत सदमा हुआ और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अब पछतावे का क्या फ़ायदा था। मैंने भी गुस्से में आकर मज़ीद पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। तभी वालिद साहब ने एक दोस्त की मदद से मुझे कुवैत भेजने का इंतज़ाम कर दिया। मैं कुवैत जाने से पहले साइमा से मिलना चाहता था, मगर मुलाकात ना हो सकी। मैंने कज़न के ज़रिए इसे ख़त भिजवाया कि मेरा इंतज़ार करना। अब खुदा जाने वो ख़त इसे मिला या नहीं, मुझे कुछ ख़बर ना हो सकी। ये सच है कि बाज़ लोग वाक़ई जुनूनी होते हैं। जो ख़्याल एक बार दिल में आ जाए, वो इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मेरा शुमार भी इन्हीं लोगों में था। मैं साइमा के ख़्याल से एक पल के लिए भी पीछा न छुड़ा सका। जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं कुवैत में भी परेशान रहने लगा। मैं इसके बारे में इस कदर सोचता था कि ठीक से काम भी ना कर पाता था। ये पाकिस्तान तो ना था कि हम वतन रियायत करते, बाहर तो काम पूरा करना पड़ता है। दोस्तों ने मेरी हालत भांप ली और बार बार पूछते कि कोई मसला है तो बताओ, अगर काम ठीक से नहीं करोगे तो फारिग कर दिए जाओगे। मगर मैं इन्हें हकीकत ना बताता और टाल मटोल से काम लेता। बाज़ात मैं इतना परेशान होता कि वापस आने को जी चाहता, लेकिन अभी तो वो कर्जा भी नहीं उतरा था जो कुवैत आने के लिए लेना पड़ा था। अगर वापस जाता तो वालिद साहब सख्त नाराज़ होते। मैंने 2-3 खत कज़न को लिखे कि किसी तरह साइमा तक पहुंचा दे, लेकिन किसी का जवाब ना आया। यूं मेरी परेशानी बढ़ती गई और 1 साल तड़पते हुए गुजर गया। एक दोस्त के समझाने पर मैंने काम पर तवज्जो देनी शुरू की और साइमा को बुलाने की कोशिश की, मगर ये कोशिश बेसूद रही। इन्हीं दिनों मुझे कज़न का खत मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारे दोनों ख़त मैंने साइमा को दे दिए थे, लेकिन जब मैं तीसरा ख़त देने गया तो इसकी अम्मी ने देख लिया। उन्होंने वो ख़त छीन लिया और पढ़ने के बाद मुझे बहुत डांटा और घर वालों से शिकायत की, जिसकी वजह से मुझे मार पड़ी और वालिद साहब ने मुझे कोर्स करने के लिए लाहौर भेज दिया। अब मुझे घर के हालात और साइमा के बारे में कुछ इल्म न था। इस ख़त ने मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ा दी। इस दिन मैंने ना कुछ खाया और ना काम पर गया। दिमाग पर इतना दबाव पड़ा कि मैं बीमार हो गया और दोस्त मुझे अस्पताल ले गए। ये सोच मुझे ज़्यादा परेशान रखती थी कि साइमा के घर वाले इसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। अब मैं ख़त भी नहीं लिख सकता था कि कहीं साइमा बदनाम ना हो जाए। किसी चीज़ में दिल ना लगता था। मेरे दोस्त फिल्में देखते और हंसी मजाक करते, मगर मुझे कुछ अच्छा ना लगता। जब ज़हनी दबाव हद से बढ़ा तो मैंने एक दोस्त को सब कुछ बता दिया। इसने मेरी हौसला अफजाई की और कहा, बेवकूफ़ आदमी, क्या परेशान रहने से मसला हल हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। ऐसे तो साइमा हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाएगी। अलबत्ता अगर तुम मेहनत करके खूब दौलत कमाओगे तो हर शय तुम्हारे पास होगी। इसके माँ बाप भी खुशी खुशी रिश्ता देंगे, क्योंकि आजकल लोग पहले दौलत देखते हैं। ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने इस मशवरे को ज़हन नशीन कर लिया। मैंने तसव्वुर में सलमा को बसाया और इसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। मैं जानता था कि अभी इसकी कहीं मंगनी नहीं हुई, इसलिए अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। 5 साल तक मैंने मुसलसल मुशक्क़त की, ओवर टाइम लगाया और 1 रुपया भी फिजूल खर्च ना किया। मैं जल्द अज जल्द बंगला, गाड़ी और बिजनेस के लिए रकम जमा करना चाहता था, ताकि दौलत के अंबार के साथ पाकिस्तान जाऊं। अब घर वालों के खत भी आते थे कि जल्द वापस आ जाओ। मुमानी जान के खतूत से पता चलता था कि साइमा की अभी शादी नहीं हुई। बस इसी बात ने मुझे ढारस दी हुई थी। आखिरकार एक दिन मैंने वतन वापसी का फैसला कर लिया। खूब शॉपिंग की और सबके लिए तहाइफ खरीदे। सबसे ज़्यादा ख्याल साइमा का था। मैं इसके कदमों में दुनिया की हर नेमत ढेर कर देना चाहता था। जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी खुशी की इंतहा न थी। वालदैन और बहन भाइयों को देखकर मैं निहाल हो गया और बाहर निकलते ही माँ और अब्बा जान के गले लग गया। वो भी खुशी से रो पड़े। बहन अब बड़ी हो गई थी। मैं भाई और दीगर रिश्तेदारों से मिला और सबको तहाइफ दिए। रास्ते में खूब बातें हुई। मैंने वहाँ के हालात बताए, लेकिन दिल में यही सवाल था कि कोई साइमा का जिक्र करे, मगर किसी ने इसका नाम ना लिया। मुद्दत बाद लौटा था। मोहल्लेदारों और दोस्तों ने मिलकर बहुत खुश था, लेकिन ये सारी खुशी इस वक्त गम में बदल गई जब मैं मुमानी से मिलने गया। बातों बातों में साइमा का पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी मंगनी हो गई है, और वो भी सिर्फ 1 माह पहले। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सर चकराने लगा। जो कुछ इसके लिए लाया था सब गुस्से में बाहर फेंक दिया। इस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो सामने होती तो शायद मैं आपे से बाहर हो जाता। वो मानी मेरा दुख समझती थी। उन्होंने मुझे हौसला दिया, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। मैं दीवाना वार वापस गांव चला गया।
इस वक्त दिल पर ऐसी मायूसी तारी थी कि जी चाहता था अंधे कुएं में छलांग लगा दूं। चंद दिन बाद अम्मी ने मुझसे शादी की बात की। वो अपनी भांजी से मेरा रिश्ता करना चाहती थी। मैं पहले ही परेशान था, अब मजीद उलझ गया। अम्मी ने वजह पूछी तो मैंने सब सच बता दिया कि अगर शादी करनी है तो सिर्फ साइमा से, वरना किसी से नहीं। कोई भी माँ अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। चुनाचा उन्होंने इरादा कर लिया कि वो जाकर बात ज़रूर करेंगी, चाहे वो रिश्ता दें या ना दें। कम अज़ कम ये हसरत तो ना रहेगी कि कोशिश नहीं की। जब मेरी माँ इनके यहाँ गई तो वहाँ साइमा के ससुराल वाले भी आए हुए थे। तभी किसी ने शरारत में इन्हें बता दिया कि ये लड़की तो पहले ही किसी के साथ ताल्लुक में है। बताने वाले ने बहुत सी गलत बातें की, जिससे वो बदज़न हो गए। ऊपर से मेरी अम्मी इनकी मौजूदगी में रिश्ता मांगने पहुंच गई और ये जाने बगैर कि वो कौन है, रिश्ते की बात छेड़ दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिश्ता करने में क्या हर्ज है। ये सुनते ही साइमा के ससुराल वाले बिगड़ गए और मंगनी तोड़कर चले गए। फिर ये बात सबको मालूम हो गई कि मैं साइमा को पसंद करता हूँ और हमारी वजह से मंगनी टूटी है। इनके घर वालों के गमो गुस्से का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दोनों ख़ानदानों में झगड़ा हो गया। तब शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने मदाखलत की और सुलह की कोशिश करने लगे। चंद दिनों बाद साइमा के घर वाले मान गए, लेकिन रिश्ता देने को अब भी तैयार न थे, जिससे मैं मायूस होकर बीमार रहने लगा और ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बकौल मुमानी जान, साइमा के वालिद को इनके तमाम रिश्तेदारों ने समझाया कि अब ज़िद छोड़ दें और आबद को दामाद तस्लीम कर लें। इसी में बेटी का सुख और ख़ानदान की इज़्ज़त है, क्योंकि अब बाहर से कोई रिश्ता नहीं आएगा। दिन गुजरते गए और मुझे वापस आए 4 माह हो गए। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, जिससे घर वाले परेशान थे। मेरी हालत देखकर एक दिन अम्मी और अबू दोबारा साइमा के घर गए और मन्नत समाजत करके इसका हाथ मांगा। इस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद हाँ कर दी। जब मैंने ये खुशखबरी सुनी तो मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैं खुशी से निहाल हो गया और मेरी सेहत भी बेहतर होने लगी। यूं 1 माह के अंदर मेरी शादी साइमा से हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे कि हमने अपनी मोहब्बत पा ली थी। इसके बाद मैं दोबारा कुवैत गया और जल्द ही वापस आकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे साइमा जैसी अच्छी जीवन साथी मिली। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि वालिदैन की मर्ज़ी और इज़्ज़त के साथ हमारी शादी हुई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जिसे चाहा इसे पा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें।